सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 12th एंड पहला जब यूनिट जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक भी हमने ख़त्म किया और दूसरा टॉपिक है हमारा यूट्रोफिकेशन. सो एज़ फार एज यूट्रोफिकेशन इज़ कंसर्न, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू यूट्रोफिकेशन, देन हिस्ट्री, देन आइडेंटिफाइंग causes, then process of eutrophication, then sources of nutrient runoff, effects, then eutrophication story, and prevention, control, and finally conclusion. So these are the steps which we need to understand in the particular topic, that is eutrophication. Now, as far as eutrophication, introduction to eutrophication is the process of becoming or being made eutrophic. That eutrophic means the state of being enriched in nutrients or food sources. In aquatic ecosystems, eutrophication is caused by excessive input of nutrients. The nutrients enhance algal growth, and this in turn may have a cascade of effects on the ecosystem. These effects may include algal blooms, growth of undesirable algal species, oxygen depletion or anoxia. In the bottom, water loss of water, cold water fish species, abundance of fish kills, unpleasant taste and odor. तो जहाँ तक यूट्रोफिकेशन की बात करें हम, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एडिशन इतनी ज़्यादा हो जाए, और अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होती है जब एल्गल ग्राउथ हो जाएगी, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो रन ऑफ होके, वाटर से रन ऑफ होके वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे, एल्गे की ग्रोथ होगी और अनडिज़ायरेबल अल्गल स्पीशीज़ बनेंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के अंदर जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो बॉटम के अंदर, बॉटम एक्वेटिक अंदर जो पानी ठंडा है वो उसके अंदर जो स्पीशीज़ रह रही हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. उस पर्टिकुलर पानी का टेस्ट और एज वेल एज स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी. देन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यूट्रोफिकेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोल्यूशन प्रॉब्लम इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन लेक्स एंड रिजर्वायर्स इन द मिड 20th सेंचुरी. तो मिड 20th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन जो लेक्स थी उनके अंदर इस यूट्रोफिकेशन को एक वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम बताया गया था. सर्वे शोड दैट 54% ऑफ लेक्स इन एशिया, 53% इन यूरोप, 48% इन नॉर्थ अमेरिका, 41% इन साउथ अमेरिका एंड 28% इन अफ्रीका आर यूट्रोफिक. ये डेटा जो है बता रहा है. देन आइडेंटिफाइंग काजेज. नाउ वी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द मेजर काजेज. यूट्रोफिकेशन की वजह क्या है, किन किन वजहों से यूट्रोफिकेशन हो रहा है. Liebig's law: under steady state conditions, the growth of an organism is dependent on the amount of essential material that is available in least supply. एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तभी होगी जब उसको न्यूट्रिएंट्स जितना मटेरियल चाहिए है सर्वाइव होने के लिए वो लीस्ट सप्लाई में मिलना चाहिए. देन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, द वन इन shortest supply relative to demand. If you add more of that nutrient, the plant's algae will grow. और जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ग्रो होने के लिए, उससे ज़्यादा की अगर सप्लाई मिलेगी तो वहाँ पे एल्गे ग्रो करेंगे. जैसे फ्रेश वाटर, फॉस्फोरस की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी फ्रेश वाटर के अंदर, नाइट्रोजन की होगी तो साल्ट ब्रैकिश. बोलने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट अगर हम इसको स्टडी करें तो जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो लीस्ट सप्लाई में होनी चाहिए, अगर वो सप्लाई बढ़ जाती है तो एल्गल अनवांटेड स्पीशीज ग्रो करना शुरू कर देंगी. देन Skinder's 1974 study gave most compelling evidence for phosphorus being the cause of man-made eutrophication. Legislation was later adopted limiting phosphorus in detergents and effluents. Fertilized with phosphorus, nitrogen and calcium. Basin fertilized with ओनली कार्बन. एंड अगर हम दो डायग्राम्स को इलस्ट्रेट करें, देखें इस वाली डायग्राम में सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, बट इस वाली डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के साथ फास्फोरस की कंसंट्रेशन है. देन यू कैन रिलेट दोनों की. अगर आप देखेंगे कलर देखेंगे तो दोनों का कलर कितना डिफरेंट है. दैट मीन्स कि फिर बाद में लॉ पास किया गया जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स और एफ्लुएंट्स के अंदर फास्फोरस की कंसंट्रेशन कम कर दी, डिग्रेड कर दी गई. और प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाता है. ओलिगोट्रॉफिक लेक विद लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देन सेकंड स्टेप में अगर हम देखें आर्टिफिशियल इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रन ऑफ एंड डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट. ये देखिए यहाँ डायग्राम के थ्रू इन्होंने बताया है कि रन ऑफ हो रहा है और वो रन ऑफ होकर भी वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रहा है. देन यूट्रोफिक लेक विद हाई लेवल, इसके अंदर
पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब जो 4 स्टेप में क्या होगा, जो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आप देख रहे हैं, ये देखें ये जगह एल्गल ब्लूम्स बनने शुरू हो जाएंगे। और 5th स्टेप में turbidity, cloudiness of water increases as does rate of sedimentation। तो जो रन ऑफ के थ्रू छोटे छोटे कंकर और वो सैंड बह के आई है, वो इस पर्टिकुलर जगह पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। देन 6th स्टेप में इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ रूटेड प्लांट्स सच एज रीड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रूटेड प्लांट्स ग्रो करना शुरू, क्योंकि नीचे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलने, तो यहाँ पे रीड्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। 7th स्टेप में अगर हम देखें, एल्गल ब्लूम्स ड्यूरिंग समर मंथ्स। जो ही गर्मियों का सीजन आएगा तो इस पर्टिकुलर वाटर की टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। एंड देन 8th स्टेप के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एनॉक्सिक कंडीशंस एंड रिलीज ऑफ नॉक्शियस गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, थायल्कोल्स एंड एमोनिया रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें 8th स्टेप में डायग्राम के थ्रू बताया है। देन अगर हम सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट रन ऑफ की बात करें तो एग्रीकल्चरल पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, सेप्टिक सिस्टम्स हैं, नॉन अर्बन नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, फॉरेस्ट नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। अब जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल निकला वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर नॉन पॉइंट सोर्स से जो वेस्ट मटेरियल निकला वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, पॉइंट सोर्स कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, सेप्टिक टैंक्स वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, नॉन पॉइंट सोर्स अर्बन हाउस होल्ड का जो गार्बेज निकल रहा है वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, फॉरेस्ट और नॉन पॉइंट सोर्स एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है वो भी किसके अंदर, वाटर के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अब कि ठीक है यूट्रोफिकेशन तो है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूट्रोफिकेशन का। थिक एल्गल ब्लूम्स डिक्रीज सनलाइट पेनिट्रेशन लीड्स टू डेथ ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन, लेस फिश एंड शेलफिश हैबिटेट। अब जब एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे वाटर बॉडी के ऊपर, उन एल्गल ब्लूम्स के बनने की वजह से सनलाइट जो है वो एल्गल ब्लूम से पास नहीं हो पाएगी, तो जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन एज वेल एज शेलफिश हैबिटेट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उन कंडीशंस के अंदर। More organic matter leads to decrease of dissolved oxygen, that is DO concentration. CH2O plus O2 that gives us CO2 plus H2O। अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन रिमूव फ्रॉम द वाटर। अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, सीवेज वाटर के अंदर 165 मिलीग्राम पर लीटर, फूड के अंदर 750 मिलीग्राम पर लीटर, पेपर के अंदर 375 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन इट शुड बी इन प्रॉपर कंसंट्रेशन। एनॉक्सिया किल्स फिश, हेल्दी वाटर हैज़ 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन, फिश डाइट एट 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये जो फिश लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर रह रही, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Then toxic algae, addition of limiting nutrition that is nitrogen and phosphorus, example by excess fertilizer or sewage effluent can stimulate growth of certain cyanobacteria and dinoflagellates। होगा क्या कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हम फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं किसान लोग, फार्मर लोग, इसलिए कि उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़े, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस उन्होंने अपनी क्रॉप्स के अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ किया था आज, और कल अचानक से बारिश हो जाती है, वो सारे फर्टिलाइज़र्स बह के चले जाते हैं वाटर के अंदर, और वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स एक बड़ी स्ट्रीम में चले जाते हैं और वो उसको मेन वाटर सोर्स में लेके चले जाते हैं, वहाँ वो डिपॉजिट हो जाएंगे, उनकी डिपोजिशन हो जाएगी रन ऑफ से, उन न्यूट्रिएंट्स की भी और उन सेडिमेंट्स की भी, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। देखें डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने बताया है। देन अगर हम एल्गल ब्लूम्स या रेड टाइड्स की बात करें, वेरी फास्ट ग्राउथ ऑफ एल्गल लीड्स टू ब्लूम और डेंस पैचेस नियर वाटर सरफेस। रेड टाइड पिगमेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन मेक्स वाटर अपीयर डिसकलर्ड, कैन बी रेड, ग्रीन, ब्राउन और ऑरेंज। देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा रेड ये डायग्राम्स के थ्रू बताया है कि जिस टाइम एल्गे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो उसको हम रेड टाइड बोलते हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वाटर का कलर रेड, ग्रीन, ब्राउन या ऑरेंज हो सकता है। दैट इज़ द इल इम्पैक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। देन अगर हम स्टोरी ऑफ यूट्रोफिकेशन की बात करें, ये मैप्स के थ्रू इन्होंने बताया है डायग्राम्स के थ्रू। 12th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डेट्रियोट रिवर फ्रॉम लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन and represents 95% of current inflow. Outflow Niagara River and Lake Ontario. Then अगर हम 1950s और 60s की बात करें, explosion of blue green algae population
50s और 60s के बीच में ब्लू ग्रेन एल्गे की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। 70s में मच ऑफ सेंट्रल बेसिन वाज एनॉक्सिक ड्यू टू डिकेइंग एल्गल इन द लेट समर मंथ्स। अब ग्रो करेंगी समर में तो उनकी डिकम्पोजिशन भी होनी है, तो लेट समर मंथ्स में उनकी डिकम्पोजिशन जब शुरू होनी हो जाती है वो और पानी की तबाही कर देते हैं। डेड सी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्ट्रेस ऑफ कमर्शियल एंड सपोर्ट फिशरीज, बीच वर क्लोज, जिसकी वजह से वो बीचेस वगैरह इतनी फाउल स्मेल हो जाती है, जो बीचेस जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, इकोनॉमी जनरेट होती है, उनको भी बंद करना पड़ा था। सो दैट इज़ द इल इम्पैक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम्स। अगर हम बात करें द सोर्स प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ फॉस्फोरस। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इस यूट्रोफिकेशन का that is phosphorus. Sewage and industrial waste, introduction to phosphorus based detergent, 9 million municipal population, 2 million septic tank population. एग्रीकल्चर एक्टिविटी की अगर हम बात करें, बोथ कनाडा एंड यूएस, ड्रेनेज वास्ट कोस्टल वेटलैंड्स, इंक्रीज सेडिमेंट रन ऑफ फ्रॉम टिल्ड लैंड्स, इंक्रीज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़। और अगर हम इसको अपने लोकल यहाँ जे की बात करें, जे के अंदर क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो जे के अंदर रह रही है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। सो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये मन्योर और काउडंग के अलावा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पोटाश है, यूरिया है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। उन केमिकल्स के यूज़ करने की वजह से जिस टाइम कभी बारिश होती है, मैंने अभी पहले भी बोला, वो बारिश का पानी उन सब न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाता है और सेटल डाउन कर देगा एक जगह। और उस सेटल डाउन होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकालेंगे। इंटरनेशनल जॉइंट कमीशन IJC डिटरमाइंड दैट यूट्रोफिकेशन वाज ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हाई फॉस्फोरस लोडिंग एंटरिंग द लेक इन द 1950s एंड 60s, जो अभी हमने पढ़ा। 7.5 बिलियन स्पेंट सिंस 1970 टू ब्रिंग into compliance with 1.0 milligram per liter phosphorus abundant program. Goal is 11,000 metric tons per year फॉस्फोरस, रिड्यूस फॉस्फोरस इन हाउसहोल्ड डिटर्जेंट्स। तो हमने क्या करना है सोल्यूशन, मेन चीज़ जो फॉस्फोरस की कंपोजिशन किसी भी केमिकल के अंदर अगर है तो हमने उसका यूज़ जो है वो रिड्यूस कर देना है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इफेक्टिवनेस, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटेड एंड देन कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रोल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब हमने कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं। देन मिनिमाइजिंग नॉन पॉइंट पोल्यूशन, पॉइंट और नॉन पॉइंट पोल्यूशन, पॉइंट पोल्यूशन का ये है कि जहाँ पे रिलीज होगा केमिकल वहीं पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। नॉन पॉइंट का मतलब ये है कि वो एलिमिनेट एक जगह होगा बट ट्रैवल करेगा थोड़ी देर, थोड़े अरसे के लिए और फिर मेन वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट कैन एंटर एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर एम्बिगियस सोर्सेज। देन riparian buffer zone. Riparian buffer zone can be created near waterways in an attempt to filter pollutants, sediments and nutrients are deposited here instead of water. तो हमने क्या करना है, कोई मेन वाटर स्ट्रीम जो है जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जो हैं पानी की मेन वाटर बॉडी में एंटर हो रही हैं, हमने वहाँ पे फ़िल्टर लगा देने ताकि जितने सेडिमेंट्स बहा के आ रहे हैं वो भी रुक जाएं और जो न्यूट्रिएंट्स अपने साथ पानी बहा के लाया उनको भी फ़िल्टर ऑफ करना ताकि वो मेन वाटर बॉडी के अंदर एंटर ना हो। Then prevention policy, laws regulating the discharge and treatment of sewage can lead to dramatic nutrient reductions to surrounding ecosystems. तो हमने थोड़ा लॉज को सख्त कर देना है जिसकी वजह से इस यूट्रोफिकेशन के अंदर थोड़ी डिक्रीज होगी। Then nitrogen testing and modeling, soil nitrogen testing and testing is a technique that helps farmers optimize the amount of fertilizer applied to crops. अब क्या है कि हर कोई फार्मर चाहता है कि उसकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, ज़्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, इन केमिकल्स का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि हमने पहले अपनी पर्टिकुलर सॉइल की टेस्टिंग करनी है कि उसके अंदर किस केमिकल, किस चीज़ की, किस कंपोनेंट की कमी है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे ऑलरेडी फॉस्फोरस है तो हमें फिर फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन के अंदर कमी आएगी। बाय टेस्टिंग द सॉइल एंड मॉडलिंग द बेयर मिनिमम amount of fertilizer needed, farmers reap economic benefits while the environment remains clean. और इसकी वजह से क्या होगा, अगर
सॉइल को टेस्ट करेंगे, उसका मॉडल करेंगे, तो हमें बहुत कम फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और हमारे फार्मर्स की जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो जाएगा। देन कंट्रोल की अगर हम बात करें, विद इन लेक एक्शंस, रिड्यूस मिनरलाइजेशन, हमने मिनरल्स को वाटर में एंटर होने नहीं देना है। रिमूव ऑर्गेनिक फॉस्फोरस बिफोर इट इज़ मिनरलाइज्ड, इससे पहले कि वो वाटर में एंटर हो, उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर जिसके अंदर फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन है उसको हमने रिमूव कर देना है। देन ड्रेजिंग एंड मैक्रोफाइट हार्वेस्ट, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, रिड्यूस ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस टू एपिलिम्नियन, देन hypolamnitic water withdrawal, then reduce phosphorus release from sediments, hypolamnitic aeration, that means hypolamnitic की बात अगर करें हम, तो वाटर के अंदर टॉप मोस्ट लेयर, उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सनलाइट पड़ेगी। अगर उसके ऊपर एल्गल ब्लूम्स होंगे तो वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देंगे, और अगर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होगी तो नीचे उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर जो बॉटम वाली लेयर है वो पानी बहुत ठंडा होगा, वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाएगा एक्वेटिक लाइफ का। फॉस्फोरस रिलीज फ्रॉम सेडिमेंट्स इज ग्रेटली एनहेंस्ड बाय एनॉक्सिक कंडीशंस अंडर विच आयरन ऑक्साइड डिजॉल्व एंड रिलीज ऑल फॉस्फोरस सॉर्ब टू देयर सरफेसेस। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट भी किया है कि लेक्स की एरिएशन करनी है। सो इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें यूट्रोफिकेशन को, तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ करते हैं फार्मर्स, वो वाटर की वजह से, रेन वाटर की वजह से रन ऑफ होके मेन वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उस मेन वाटर बॉडी के अंदर सन से सनलाइट भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहाँ पे ब्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं, एल्गल ब्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो एल्गल ब्लूम्स रेड भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, और जब वो वाटर बॉडी के ऊपर फैलते हैं तो वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देते, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है एक्वेटिक लाइफ को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो समर का सीज़न जब आता है तो ये एल्गल ब्लूम्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बट लेट समर सीज़न में जब उनकी डिग्रेडिंग हो जाएगी, जब उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, वो उस पानी का कलर भी और एज वेल एज उसका टेस्ट भी बदल देते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी मुश्किल होती है सर्वाइवल में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूट्रोफिकेशन। थैंक यू।